नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। बागवानी के लिए कहा जाता है टू प्लांट ए गार्डन इज़ टू बिलीव इन टुमारो। आज पर्यावरण का, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या बागवानी का क्षेत्र हो, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य पड़ा है। क्यों? क्योंकि आज हमारी प्रकृति, पर्यावरण असंतुलित हो गई है और नेचर का इम्बैलेंस होना न केवल कृषि बागवानी अपितु सर्वस्तर क्षेत्रों में मानव के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बागवानी में बायोचार का क्या महत्व है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आमंत्रित हैं श्री राजीव रंजन जी। रंजन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जोशी जी। जय भारत, जय हिमाचल। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जोशी जी। आपने डीडी हिमाचल के माध्यम से मुझे यहाँ इस विषय पे आमंत्रित किया और मैं आपके साथ हम एक चर्चा करेंगे कि कैसे हम बागवानी में और पर्यावरण को बचाने में बायोचार की महत्ता को जन जन तक पहुँचा सके। मैं राजीव रंजन जी का आपको परिचय दे देता हूँ। राजीव रंजन जी वैसे तो मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, परंतु ये पिछले 10-12 वर्षों से हमारे प्रदेश में बतौर उद्यमी, हालांकि आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि बागवानी में उद्यमी का क्या कार्य है, वो इसलिए है कि यह बागवानी के क्षेत्र में ही बतौर उद्यमी जो है अपनी सेवाएं हमारे प्रदेश में दे रहे हैं और इन्हीं के मुखारविंद से हम सुनते हैं कि कैसे ये उस क्षेत्र में और कहाँ पर इन्होंने अपना जो है ये उद्यम लगा रखा है, इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। तो रंजन जी, मैं आपकी जुबानी जानना चाहूँगा। जोशी जी, ऐसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे यहाँ हिमाचल में 10 साल हो गए और 10 सालों में हिमाचल से जो प्रेम हो गया यहाँ के लोगों से, यहाँ की प्रकृति से, उसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मैं यहाँ की जो बागवानी है, क्योंकि बागवानी यहाँ का महत्व सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो बागवानी में मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूँ, इस विषय में मैं सोचता रहता था जी। तो मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है फर्टिलाइज़र, जो ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र की रेंज होती है, उसमें मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है, हमारी टीम है। तो ये मैंने देखा कि हिमाचल में इस पे बहुत काम करना के स्कोप है, तो उस दिशा में हमने अपना कार्य जो उद्यम था वो लगाया। तो मेरी जो उद्यम मैंने जो स्थापित किया है, यहाँ से ठियोग जो तहसील है, ठियोग तहसील में जैस घाटी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे बड़ा सुंदर एक माता का मंदिर है, जैस माता का, बड़ा प्रभावशाली मंदिर है। तो बस उनकी छत्र छाया में एक छोटी सी हमारी कोशिश है, एक इंडस्ट्री है जहाँ पे हम ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बागवानी को सहायता प्रदान करता है। तो बस यही हमारी एक कोशिश है छोटी सी। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि इन नेचर नथिंग एग्जिस्ट अलोन। माता रानी की कृपा रंजन जी पे भी बनी रहे, समस्त ठियोग वासियों पे भी बनी रहे और हमारे पूरे प्रदेश देश के ऊपर बनी रहे। इसी इच्छा और आकांक्षा और अपेक्षा के को रखते हुए हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय है बागवानी में बायोचार की क्या महत्ता है। रंजन जी, सबसे पहला जो प्रश्न, मैंने कहा पर्यावरण आज नेचर इम्बैलेंस है जी। ग्लोबल वार्मिंग और जो ये कार्बन उत्सर्जन होता है, इसको रोकने के क्या उपाय है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है आज की डेट में एक ज्वलनशील विषय है। इस पे पूरे देश के जो विश्व पटल पे जो हमारे नेता हैं, वो भी इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं और कई सबमिट होते रहते हैं। जैसे पेरिस सबमिट एक बहुत बड़ा उसका उदाहरण है। तो इसमें ये कोशिश की जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सके। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का जो उपाय है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग मूलतः कार्बन का उत्सर्जन, इसको रोकना, दूसरे ग्रीन हाउस जो गैसेस है उसको वातावरण में जाने से रोकना है। तो इसके जो मुख्य कारक हैं वो 3 मुख्य कारक जो सामने हमारे हैं। एक तो ये जो व्हीकल्स जो चलते हैं उनका जो प्रदूषण है, दूसरा जो फैक्ट्रियां हैं उनका जो अपना धुआं निकलता है, वो एक ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है। और तीसरा एक कारण है एग्रीकल्चर वेस्ट, जो ग्रीन हाउसेस वो उत्सर्जन करती है, वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। तो हम अगर एक एक करके देखें
जैसे फैक्ट्रियों का धुआं है, तो आपने देखा होगा कि जो चिमनियाँ लग रहती फैक्ट्रियों में, तो उसको वहाँ पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जो चिमनियों से निकलने वाले धुआं को, टॉक्सिन्स को कम करके वापस वातावरण में छोड़ते हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। दूसरा है व्हीकल्स। तो आपने देखा होगा कि व्हीकल्स में आजकल स्टैंडर्ड सेट हो गया है, जो भारत में आ गया है BS6 स्टैंडर्ड। तो वो जितना से कम पॉल्यूशन को करने के लिए वो एक उपाय है। फिर आपने डीजल गाड़ियों में देखा होगा लिक्विड यूरिया का इस्तेमाल होता है, वो भी कार्बन को उत्सर्जन को कम करने में एक उपाय है। तो आज हम मुख्यतः जो बात कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र जो कार्बन उत्सर्जन में अपना योगदान देता है, वो इस तरह से होता है। कृषि के अवशेष है, आपने देखा होगा कि नीचे के प्रदेशों में पराली जलाई जाती है, उससे जो पॉल्यूशन होता है उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। हम सब जानते हैं वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है पॉल्यूशन में। तो एक वो है। दूसरा जो कृषि अवशेष हम बाहर छोड़ देते हैं, वो अपने आप भी प्रकृति उसको डिकम्पोज करती है। जब डिकम्पोज होता है तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि मीथेन वगैरह उससे काफ़ी रिलीज होते हैं। तो कृषि अवशेषों को में से जो ये कार्बन उत्सर्जन है, जो ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बायोचार एक प्रभावी उपाय है। तो मैं इसके ऊपर आपको बिल्कुल सही कहा रंजन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्लोबल इशू बन चुका है, ग्लोबल इशू है। और आपने देखा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश के विभिन्न ऐसी सिटीज़ हैं, ऐसे प्रदेश है जहाँ पर जब हमने गाड़ियों की बात करी तो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस बैन भी लग चुके हैं कि डीजल की गाड़ियाँ नहीं चलेगी। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आज हम बागवानी के क्षेत्र में बायोचार की बात कर रहे हैं, और दर्शकों जैसा कि कहा जाता है कि हॉर्टिकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो मैं आपसे रंजित जी जानना चाहूँगा, क्योंकि बागवानी के क्षेत्र की बात हो रही, कृषि के क्षेत्र की बात हो रही है, बायोचार से क्या तात्पर्य है? देखिए, बायोचार दो शब्दों को मिला के एक टर्म बना है, बायो और चार। बायो होता है जैविक, और चार मतलब आप इसको एक कोयला या कोल समझ सकते हैं, जो कि किसी बायोमास से बना हो। कोयला दो तरह के होता है, एक तो पत्थर से निकलता है, ज़मीन के अंदर से पत्थर के रूप में निकलता है। एक होता है कि हम जो ऑर्गेनिक मास होता है, बायोमास होता है, उसको चार में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट को, ऑर्गेनिक मास को चार में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाता है बायोचार। ये चारकोल से अलग होता है। और बायोचार की जो महत्ता है बागवानी में, वो इस तरह से कि हमने जो कार्बन था, जो कृषि अवशेष, उसमें भी कार्बन होता है, लकड़ी में कार्बन होता है, भूसे में कार्बन होता है, किसी भी तरह कृषि अवशेष उसमें कार्बन होगा। तो कार्बन को अगर हमने चार में कन्वर्ट कर दिया तो वो कार्बन उसमें ट्रैप हो गया। और ट्रैप कितने समय के लिए हो गया? वो जो कार्बन वातावरण में जाना था वो उसके अंदर ट्रैप हो गया हजारों सालों के लिए। अब उसको हम कैसे कृषि में इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने अगर बायोचार बना दिया तो बायोचार बहुत सारा बन गया, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है, या इस्तेमाल फायदे के रूप में कैसे किया जाए। तो ये बागवानी और कृषि में इसका बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करके आप कृषि में उत्पादन में लाभ ले सकते हैं। मैं आपसे जो इसमें इस परिभाषा को और सरल तरीके में समझना चाहूँगा। बायोचार को वैसे जो परिभाषित करते हैं वो इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जो ये हमारे कार्बन उत्सर्जित होते हैं, इनको जब उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर करके जो अवशेषों को बना करके इस तरीके का जो है बायोचार प्रयोग जो है बागवानी और कृषि। अब मैं इसके प्रोसेस पे आपको बताऊंगा कि जो ट्रेडिशनल तरीका था चार को बनाने का, कोल को बनाने का, वो आपने देखा होगा कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे, फिर उसको एक ढेर लगा दिया जाता था, और उसके ऊपर मिट्टी की एक लेप, गीली मिट्टी की लेप चढ़ा के, और उसको बर्न किया जाता था। फिर उसको 6-7 दिन तक वो जलता था, और उसके बाद जब उसको उसमें से गैसेस रिलीज होती थी, फिर हम 6-7 दिन के बाद वो मिट्टी का लेप हटाते थे, तो अंदर वो कन्वर्ट हो चुका रहता था चार में। तो वो हो गया ट्रेडिशनल तरीका चारकोल बनाने का। बायोचार बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें मैक्सिमम कार्बन को ट्रैप करना है, उसको वातावरण में नहीं जाना देना है। उसके अलग बागवानी में फ़ायदे उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी एक प्रोसेस होती है पैरालिसिस प्रोसेस। पैरालिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिना ऑक्सीजन की मदद लिए हुए आप उस जो कृषि अवशेष है उसको चार में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पैरालिसिस प्रोसेस से जो कन्वर्ट होके चारकोल मिलता है, दैट इज़ बायोचार।
और जो ये कार्बन, जो हमारी ये ग्रीन जो गैसेस वगैरह होती है, इसके उत्सर्जन को रोकने में इसका किस तरीके से? ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे ही ओपन में छोड़ देंगे और ये डिकम्पोज होगा तो ये मीथेन और दूसरी तरह के ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करेगा। लेकिन जब इसको आप चार में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, ये अपने अंदर गैसेस को एब्जॉर्ब भी करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, आगे चल के मैं विस्तार में बताऊंगा कि बायोचार का हम तो कृषि में या बागवानी में महत्व को आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बायोचार के इतने नहीं है। आप जो पानी पीते हैं फिल्टर में, तो फिल्टर में भी आपने देखा होगा कार्बन का सिलेंडर होता है। जी बिल्कुल। वो एक्टिवेटेड कार्बन होता है। एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती है पानी में, जितने भी उसमें टॉक्सिक होंगे, उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको एक साफ पानी देता है। तो यही काम बायोचार भी करता है, ग्रीन हाउसेस को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, वो वातावरण में जाने से रोक देता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं जी, इस तरह से बहुत से फायदे हैं इसके। क्योंकि हम बागवानी के क्षेत्र के फायदों की बात कर रहे हैं जी जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बायोचार को कहा जाता है कि इससे मिट्टी की जो है उर्वरता क्षमता बढ़ती है जी, पानी की जो कमी है उस मात्रा को भी ये निर्धारित करता है। बिल्कुल। पोषक तत्वों की ये जब हम बात करते हैं, सूक्ष्म तत्वों की हम बात करते हैं, तो अब हम कैटेगरिकली इसकी बात करते हैं जी। क्योंकि देखिए किसी भी उत्पादन के लिए मृदा एक सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। उस परिप्रेक्ष्य में बायोचार का क्या मतलब है? देखिए, हमने जैसे बात की कि बायोचार कार्बन को ट्रैप करता है, तो आपने देखा मृदा सुधार में कार्बन का बहुत बड़ा महत्व है और ये धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। आप कहीं की भी लैंड लेंगे तो वो परसेंटेज के हिसाब से उसमें कार्बन कम होते जा रहा है। दुनिया में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन मिट्टी में अगर है तो अमेज़न के जंगलों में है। वहाँ जब शोध किया गया तो जब वहाँ के जंगल की मिट्टी को जब थोड़ी सी 2-4 मीटर तक खोदा गया तो वहाँ पाया गया कि उसकी ऊपरी लेयर के बाद नीचे 5 मीटर तक केवल कार्बन है और वहाँ की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि उसको किसी ने आज तक छेड़ा नहीं। एग्रीकल्चर वहाँ होता नहीं, फॉरेस्ट है, घना फॉरेस्ट है अमेज़न का। तो आप ये समझिए कि मिट्टी में कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। और आज जो हमारी प्रैक्टिसेस चली आ रही है, आधुनिक प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं कि उसमें हम रसायन भी डालते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे कोई गलत है वो, लेकिन उससे होता ये है कि कार्बन, मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो कम होता है और बायोचार एक प्योर सोर्स ऑफ कार्बन है। तो जब आप इसको मिट्टी में अप्लाई करते हो तो जो पहली आपको फ़ायदा मिलता है वो ये है कि आपकी मिट्टी में कार्बन का स्तर बढ़ता है। अच्छा, कार्बन का स्तर बढ़ने से फ़ायदे क्या है? कार्बन मिट्टी में होना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी खाद, जो भी न्यूट्रिएंट आप बाहर से मिट्टी में देते हैं जो कि पौधे को चाहिए, तो वो पौधा उसको तभी लेगा जब मिट्टी में कार्बन होगा। कार्बन ही एक सोर्स है जिससे पौधा मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स और जो पोषक तत्व है उनको ग्रहण करता है। तो बायोचार का महत्व, सबसे पहला महत्व तो यही है कि मिट्टी में कार्बन को बढ़ाएगा और कार्बन के बढ़ने से जो पौधा है, आपका पेड़ है, वो मिट्टी से जो पोषक तत्व है उनको प्रॉपर ग्रहण कर पाएगा। अदरवाइज आप जो पोषण डाल रहे हैं उसको वो पेड़ पूरा ले नहीं पा रहा है, वो लीच आउट हो जा रहा है, कुछ इवापोरेट हो जा रहा है, पूरा उसको नहीं मिल रहा है और जिसके कारण आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। तो बायोचार जो आपकी इनपुट कॉस्ट को भी कम करता है। आपने कहा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसको ये बैलेंस करता है। जी। मान लीजिए अगर इस तरह की कोई सूक्ष्म पोषक तत्व या पोषक तत्वों की कमी आती है तो उसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हमारा किसान, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आज का जो विषय है वो थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि साधारण भाषा में हमें किसान बागवानों के लिए कार्यक्रम है। जी। आपने कहा ठीक है, जो हमारी मृदा है उसको ये संतुलित कर देता है। जब हम मान लीजिए कहीं पे न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वहाँ पर कैसे बैलेंसिंग करेगा, इस पर थोड़ा सा आप किसान। देखिए, बायोचार की एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक नेगेटिव चार्ज मटेरियल होता है जी। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो आपने मैग्नेट के बारे में सुना है कि नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पोल, ये दोनों एक जो अपोजिट पोल्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो जब बायोचार का मिट्टी में एप्लीकेशन दी जाती है तो ये न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैं थोड़ा सा सरल भाषा में कहूँ, आम भाषा में, तो जैसे आप कहीं बाहर निकले, घर से बाहर निकले और आपको दिन भर घर से बाहर रहना है, तो क्या करते हैं, हम अपना टिफ़िन कैरी करते हैं, है ना, और जहाँ हमको भूख लगती है तो हम अपने टिफ़िन खोलते हैं, खाना खा लेते हैं। तो बायोचार जो है वो एक पोरस मटेरियल होता है, उसमें बहुत, जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे उसमें बहुत छोटे छेद होते हैं। वो जो स्पेस बनाता है ना, अगर आप 1 सेंटीमीटर बायोचार लेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया है वो एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है, इतना बड़ा होता है। तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रिएंट्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं,
तो न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर अवशोषित करके अपने अंदर रख लेता है। और प्लांट को जब ज़रूरत होती है, प्लांट को ऐसा नहीं कि प्लांट 24/7 उसको हमेशा ज़रूरत होती है, प्लांट की भी नेसेसिटी होती है। जैसे हमको भूख लगती है तो हम दिन भर तो नहीं खाते, हमको जब ज़रूरत होती है तब हम खाते हैं। तो प्लांट को भी जब ज़रूरत होगी और उसके पास वो पोषण बायोचार के अंदर ट्रैप होगा तो प्लांट को जब ज़रूरत होगी तब ले लेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम जब प्लांट में न्यूट्रिशन डालते हैं इन एब्सेंस ऑफ बायोचार, तो वो प्लांट ने उस समय लिया, उसके बाद जो प्रोसेस होती है, लीच आउट हो गया या इवापोरेट हो गया, वो ख़त्म हो गया, उनको फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो बायोचार ने आपका खर्चा बचा लिया, क्योंकि बायोचार ने वो सारे न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ट्रैप कर लिए और वो प्लांट को जब जब ज़रूरत है तो देता रहता है। तो बायोचार का दूसरा फ़ायदा ये भी है। तो कहने का मतलब कि मृदा भी बैलेंस हो गई जी, और हमारे जो पोषक तत्व और वो वहाँ पे स्टेबल हो गए। दर्शकों, तभी कहा जाता है, कहते हैं कि इफ़ यू हैव ए गार्डन एंड लाइब्रेरी यू हैव एवरीथिंग टू नीड। तो आज रंजन जी उसी का प्रतिरूप है। देखिए कितना सरल भाषा, थोड़ा टिपिकल है क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट टिपिकल भी है, लेकिन हम साधारण भाषा में इसको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। रंजन जी, अब बात है कि पानी को, क्योंकि पानी आपको पता है जब हम कहते हैं कि प्रकृति असंतुलित है, कभी वर्षा जो है बारिश बहुतायत में होती है, कभी कम होती है और कभी होती नहीं है, वहाँ पे बायोचार कैसे पानी की बैलेंसिंग को करता है? क्योंकि देखिए वो मेरा प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न है। कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर बहुत ऊंचे पर्वतीय, कहीं मध्यम, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बिल्कुल ही नहीं। तो वहाँ कैसे बैलेंसिंग करते हैं? देखिए, यहाँ हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बारिश को लेकर या सॉइल मॉइस्चर की जब बात करें तो ये हमेशा एक डेफिशिएंसी बनी रहती है। कभी बहुत बारिश भी हो गई तो हमारी मिट्टी उसको सोखती नहीं, क्योंकि पथरीली मिट्टी है तो सोख नहीं पाती, वो बह जाती है। और हमारे जो जल संसाधन है, क्योंकि उसको आपके नीचे दरिया बह रहा है, फिर ऊपर आपके बगीचे हैं, तो वहाँ तक पानी को ले जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ड्रॉट एक हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसमें हमारे को ज़रूरत है कि हम ऐसी कुछ एप्लीकेशन करें जो पानी को रोक सके, प्लांट के लिए मुहैया करा सके, एक रिजर्वायर जैसा बना सके। तो मैंने जैसे बताया ना, एक बायोचार जो होता है वो एक पोरस मटेरियल होता है, उसके अंदर बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है कि जब पानी उसको वो अवेलेबल होता है, बारिश का पानी हो, इवन मैं ये कहता हूँ कि जैसे ओस गिरती रात में, वो भी जो पेड़ का जो तौलिया होता है वहाँ पे गिरती है, वो गीला हो जाता है, आपने सुबह देखा होगा। तो ये पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और पानी को जब पौधों को ज़रूरत है, जब पानी की कमी होती है तो पौधों को अवेलेबल भी कराता है। तो एक तरह से ये छोटा सा रिजर्वायर का भी काम करता है। आपको जैसे इसके लिए बहुत से एप्लीकेशन किए जाते हैं, एक हाइड्रोजेल करके प्रोडक्ट भी आता है, तो लोग वो उसको भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उसकी अपनी कॉस्टिंग होती है। तो ये एक सस्ता और प्रभावकारी तरीका है बायोचार को इस्तेमाल करके आप पानी से भी, पानी की कमी को भी ओवरकम कर सकते प्लांट के लिए। तो कहने का मतलब कि पानी का जहाँ पर इस तरह से हमें एक सीमित मात्रा में चाहिए तो वहाँ पर भी जो है भी काम करेगा, एक बैलेंसिंग का काम करता है। रंजन जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम चारकोल की बात कर रहे हैं, बायोचार भी अपने आप में एक, आपने कहा कि जब 4 वर्ड है तो चारकोल ही हुआ, उसमें हम भिन्नता बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये भिन्नता जो है ये इसके बनाने के प्रोसेस पे है। चारकोल जो रहता है, जो आपने देखा होगा कि जो ढाबों वगैरह में देखा होगा, वो लोग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भट्टियों में इस्तेमाल होता है, वो एक चारकोल है जो कि लकड़ी से बनाया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि उसमें है कि लकड़ी इस्तेमाल होती है। लकड़ी मतलब आप जंगलों को ख़त्म करते हैं फिर बनाते हैं, और वो जिस प्रोसेस से बनता है, जिस ट्रेडिशनल प्रोसेस से बनता है, उसमें कार्बन 50 से 60% ही ट्रैप हो पाता है, बाकी वो कार्बन उत्सर्जित हो जाता है और जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है वो भी उसमें लीक होता है, तो और उसमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके विपरीत जब हम बायोचार बनाने की प्रक्रिया पे आते हैं तो इसमें जो प्रोसेस है वो पायरोलिसिस जो प्रोसेस है, इसमें 0% ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं इसमें इस्तेमाल होता है। दूसरा, ये कार्बन को 80 से 90% तक ट्रैप करता है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होना है इस प्रोसेस में, वो उन गैसेस को भी अपने अंदर ट्रैप करता है। तो ये वातावरण में उनको जाने से रोक देता है। तो ये इनका मूल डिफरेंस है कि चारकोल जो है वो एक लेस कार्बन का सोर्स है और वो एक फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, और बायोचार जो है वो एक तरह का चारकोल ही है, लेकिन उसका बनाने के जो प्रोसेस है उसके कारण उसमें मैक्सिमम कार्बन ट्रैप हो जाता है 80 से 90%, और ये हमारी भूमि को भूमि संरक्षण और मृदा संरक्षण के उसमें
हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कि सॉइल इरोजन वगैरह होता है उसमें भी ये करता है। अब थोड़ा सा हम आपके, क्योंकि आप उद्यमी हैं तो आपके उद्योग की तरफ भी बढ़ते हैं, और जैसा कि हमारा प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और आप सेब राज्य में ही आपका जो है उद्योग भी लगा है, तो वहाँ पर आप किस तरह के जो है कार्यकलाप कर रही हैं, किस तरीके से बायोचार को प्रमोट करने के लिए, इस पर भी थोड़ा, क्योंकि आज के विषय पर तो हमने संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर ही ली है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे क्योंकि उद्यमी बागवानी क्षेत्र में होने, वहाँ पर आप किस तरह से लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, ये जो हमारा उद्यम है, ये जो लगा हुआ है, ये हिमाचल का पहला एक संयंत्र है जो ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र बना रहा है। और जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमारा उद्यम लगा हुआ है, तो वहाँ से उसको ठियोग जो क्षेत्र है, ठियोग को हिमाचल का जो सेब का जो क्षेत्र है उसका गेटवे कहा जाता है। मतलब वहीं से सब कुछ शुरू ही होता है। बगीचा आपने देखा होगा, आप वहाँ से रोडू चले जाएं, चौपाल चले जाएं, इधर रामपुर किन्नौर चले जाएं, तो गेटवे ठियोग है। मतलब प्रवेश द्वार हमारा जो है वो ठियोग ही है। तो वहाँ पे जो हम अपनी अनुसंधान है इसको लेकर, ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर जो अनुसंधान है वो भी हमारे प्रीमाइसेस में होता है। प्लस हम छोटे छोटे समूह में इसको प्रमोट करने के लिए एक समूह में बैठ के, जैसे एक वार्ता होती है वैसी वार्ता भी करते हैं। जैसे ब्लॉक लेवल पे हो गया, पंचायत में हो गया, ऐसी हम वार्ता भी करते हैं। लोगों को हम अपने यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि वो हमारी फैक्ट्री में हमारी प्रोसेसिंग को देख सकें, उसको समझ सकें, क्योंकि जैसे उसको समझेंगे तो उनको उसको एप्लीकेशन करने में ईजी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई कंपनी है किसी दूसरे स्टेट में है, तो उनके अपने प्रैक्टिसेस क्या होते हैं वो वैसा उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हम किसानों के साथ में इंटरेक्ट हो जाते हैं और 1 to 1 जब हमारी बात होती है तो हम अपनी बात को अच्छे से समझा पाते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपने जो बागवान किसान हैं उनको भी ये आमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप हमारी फैक्ट्री पे विज़िट कीजिए, हमारी प्रोसेसिंग को देखिए, उसको समझिए, और समझेंगे आप तो आप उसका बेहतर लाभ ले सकेंगे। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कहते हैं ना कि एक जो प्रैक्टिकल होता है जी, वो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकली समझाया जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि वो आपके उद्यम का विजिट करते हैं, उधर आकर के उद्योग की तरफ आते हैं, तो उसमें समझने। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने आज बायोचार की बात करी, इसकी महत्ता की बात करी, और आप अपने क्षेत्र के किसानों को भी इसमें जो है इन्वॉल्व कर रही हैं, तो क्या अभी हमारे कोई ऐसे बागवान है जिन्होंने बायोचार का उपयोग जो है, इसकी महत्ता को समझा और उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? ठियोग क्षेत्र में हमने बहुत से इसके ट्रायल किए और अब तो लोग उसको ना मतलब एक रूटीन में इस्तेमाल करने लगे हैं। मेरे कई मित्र हैं, बागवान मित्र हैं, तो जैसे नई प्लांटेशन उन्होंने जनवरी में लगाई थी, तो नई प्लांटेशन में उनको क्या प्रॉब्लम हुई कि कुछ पौधे उनके सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उसमें हमने उनको बायोचार का रिकमेंडेशन दिया और उनको बड़े अच्छे रिजल्ट आए। जो पौधे उनके बिल्कुल उसमें ग्रोथ नहीं आ रही थी, उसमें ग्रोथ आने लगी। तो रूट डेवलपमेंट के ऊपर जो पौधे का रूट, क्योंकि नीचे जब रूट अच्छा आपका डेवलप होगा तभी पौधा न्यूट्रिशन ले पाता है, पोषक तत्व ले पाता है। तो रूट डेवलपमेंट पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों को मिले। तो इसको हम ऐसे धीरे धीरे ऑर्गेनिकली ग्रोथ कर रहे हैं कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये जो नया कोई बगीचा लगाता है या जो हमारे पुराने पौधे जो ऑलरेडी पुराने बगीचे हैं, तो बायोचार का प्रयोग क्या दोनों में ही इस विधि का प्रयोग हो रहा है और दोनों में इसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की अपेक्षा है? मैं आपको ना एक इसमें बहुत जो एंशिएंट प्रैक्टिस की बात करता हूँ। लोग क्या करते थे, जब पौधे लगाते थे ना, तो जो घर के चूल्हे की राख होती थी ना, उसको भी एप्लीकेशन में देते थे गड्ढे में। वो इसलिए देते थे क्योंकि उसमें क्या होता था कि एक सैनिटाइज करने की भी ताकत होती है। राख मतलब समझिए, राख सब कुछ खत्म कर देता है, भस्म जो होता है ना। तो बायोचार भी एक उसका ही एक स्वरूप है। जब आप बायोचार को इस्तेमाल करते हैं तो जो मिट्टी में जो भी इन्फेक्शन होता है वो एक तो सबसे पहले उसको ख़त्म कर देता है। और इसके ना बड़े मतलब रिलेटेड एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा घर में आप जब ये करते हैं, अर्थिंग करवाते हैं, तो अर्थिंग कराने के जो पिट होते हैं उसमें आप कोयला डालते हैं। कोयला क्यों डालते हैं? क्योंकि अर्थिंग को मॉइस्चर चाहिए। तो मतलब वो जो चार है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो वही काम वो यहाँ पे भी कर रहा है, क्योंकि आपका प्लांट कहीं जैसे इंपोर्टेड प्लांट्स भी आजकल हिमाचल में आते हैं, तो वो बड़े स्ट्रेस में आते हैं, बड़े लंबा सफ़र करके आते हैं, तो उनको तुरंत न्यूट्रिशन और रूट डेवलपमेंट के लिए एक अनुकूल मिट्टी चाहिए।
तो बायोचार के जब एप्लीकेशन होती है तो उनको एक अनुकूल वातावरण मिलता है। आपके कहने का मतलब है कि हम यदि एंशंट की बात करें या प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो बायोचार एक अपने आप में बहुत बड़ा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। रंजन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण आप जानकारी आज के विषय पर, क्योंकि आज का विषय थोड़ा हट करके था, स्वयं मेरे लिए भी हट करके था, किसानों बागवानों, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि गार्डन इज़ नॉट ए प्लेस ऑफ जर्नी। जैसा हमारे रंजन जी ने आज बतौर विशेषज्ञ आपको जानकारी दी, आप उस जानकारी का अपने बगीचों में जाकर के प्रयोग कीजिए, अवश्य उसके जो है आपको अपेक्षित लाभ मिलेंगे। तो रंजन जी, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।